आप लोगों ने विश्वास व्यक्त किया है, उन परिस्थितियों को मैं याद करता हूं और आपके एक तरफा विश्वास को याद करता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंख में आंसू आ जाता है। यह याद करके, यह देख करके कि देश की विपरीत परिस्थितियों से अभी गुजर रहा है, पानी में और शीशा बंद कि ठंडा लग गई ले वो कंबल। आप याद कीजिए उन लाखों किसानों का इस देश में जो सड़कों पर सोए हैं, वही खाना बना रहे हैं और महीनों से खा रहे हैं। कैसी विपरीत परिस्थितियों में देश गुजर रहा है। आप याद कीजिए उन मजदूरों का इस देश में क्या परिस्थितियां हो रही होंगी। ऐसी विपरीत परिस्थिति से देश गुजर रहा है। यदि इस विपरीत परिस्थिति में हम नहीं सुधरे तो ये समझ लीजिए कि आजादी 1947 में जो मिली थी, जिस समय हमारे इस इंटक का स्थापना हुआ था, यह देश 1947 के पहले जाने जा रहा है, 1947 के पीछे जाने जा रहा है। आप याद कीजिए उन परिस्थितियों को जो 1947 के पहले परिस्थितियां थी। महात्मा गांधी इन्हीं आजादी के लिए, इन्हीं मजदूरों के कानूनों के विरोध में, इन्हीं किसानों के कानूनों के विरोध में आवाजें उठाते थे, आंदोलन चलता था और उस आंदोलन के बाद कानूनें बनती थी, कानूनें बदलती थी। लेकिन आज क्या हो रहा है? इन 70 वर्षों में जो कानून बना है इस देश में, इन 70 वर्षों के बाद भारत सरकार उन सारे कानूनों को बदल करके 1947 के पहले इस देश को ले जाना चाहते। हम भारत के प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं, भारत सरकार से पूछना चाहते हैं, हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से पूछना चाहते हैं कि आपने जो ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 को बदला है, परिवर्तित किया, आपने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1946, 1947 सबको आपने बदल दिया एक कानून से, और बदल करके आपने इंडस्ट्रियल कोड लेके आए, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड। मैं भारत के प्रधानमंत्री और इनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछना चाहता हूं कि आपने जो इतने आंदोलनों के बाद मजदूर के हितों में पंडित नेहरू ने जो ट्रेड यूनियन एक्ट बनाया, एक ट्रेड यूनियन को क्रिएट किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इंटक जैसे हमारे संस्था के जैसे संस्था बनाया बात करने के लिए, कि बात करके सरकार की अधिकृत संस्था रहेगी इंटक, जिससे बात की जाएगी। क्या आपने कानून था तो आपने क्या बात किया इसके पहले? बात क्यों नहीं किया? आपने इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट लाया कि इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड लेकर के आ गए और तीनों एक्ट को बदल दिया। मैं पूछना चाहता हूं भारत के प्रधानमंत्री जी, किस मजदूर संगठन ने इस देश का आपको कहा कि मेरे जो आजादी की इतनी लड़ाई लड़ते लड़ते सरकार ने जो एक कानून बनाए हैं, इन कानूनों को आप बदल दीजिए और इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट ले आइए। इन मजदूरों को कौन उद्योगपतियों से रिलेशन स्थापित करना था कि आपने इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड लेकर के आप आ गए प्रधानमंत्री जी? माननीय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से हम पूछना चाहते हैं कि किस संगठन ने कहा कि आपके द्वारा संचालित संगठन, आपकी विचारधारा से मिलती जुलती संगठन, भारतीय मजदूर संघ ने आपको कहा क्या? नहीं कहा, उसने भी आपका विरोध किया, आरएसएस ने आपका विरोध किया। हम तो कांग्रेसी हैं, हम इंटक चला रहे, इंटक में हम लोग हैं, हमारी विचारधारा कांग्रेस की विचारधारा से मिलती है। लेकिन जिन संगठनों की विचारधारा आपके विचारधारा से मिलती है, उन्होंने भी कहा कि यह मजदूर विरोधी कानून।
फिर आपने इस एक्ट को क्यों लाए? किस ट्रेड यूनियन के लोगों ने आपको कहा? आपने 3 कानून लाए इस देश में और 3 कानून से 25 और 3 28 कानून जो पार्लियामेंट पिछले 70 वर्षों में यहां के ट्रेड यूनियन और मजदूरों ने संघर्ष कर करके लड़ाई लड़ के सरकार को बता के अपनी परेशानियों को लाया था। उन कानूनों को एक स्ट्रोक में आपने बदल दिया और विपक्ष को बोलने का मौका तक नहीं दिया कि मजदूरों की बात रखे। मैं भारत के प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या इस देश में प्रजातंत्र है? यदि है तो क्या ट्रेड यूनियन से बात किया? नहीं किया। लेबर जो इशू है महासचिव महोदय, यह कॉन्फ्रेंस लिस्ट में है और भारत सरकार के कॉन्फ्रेंस लिस्ट में है। कॉन्फ्रेंस लिस्ट और स्टेट लिस्ट भारत सरकार तभी पास कर सकती है जब राज्य की विधानसभाएं उनको पारित करें। क्या राज्यों की विधानसभाओं से आपने पारित करवाया? नहीं करवाया। क्या लोकसभा में विपक्ष के नेताओं की बात आपने सुनी? नहीं सुनी। आपने ट्रेड यूनियनों की बात नहीं सुनी। आपने इस देश के विधायकों की बात नहीं सुनी। आपने लोकसभा के सांसदों की बात नहीं सुनी। ये देश प्रजातंत्र से चल रहा है कि जनरल डायर का कानून यहां चल रहा है? प्रधानमंत्री जी, हम पूछना चाहते हैं कौन चला रहा है इस देश कैसे चलेगा? ट्रेड यूनियन एक्ट इन 3 कानूनों को जो आपने बदला है, 27 कानूनों को आपने 3 कानूनों में मर्ज कर दिया और एक कानून बना दिया इंडस्ट्रियल रिलेशन। इसमें क्या बनाया आपने? आपने बनाया कि 300 मजदूर तक के इंडस्ट्री को कभी भी बंद कर दे, कोई क्वेश्चन नहीं उठाएगा, कोई सरकार नहीं सुने। बाहर यदि 300 मजदूर की कोई फैक्ट्री काम कर रही है, आपने सभी इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन दे दिया कि मजदूरों को कुचल दे, वर्करों को खत्म कर दे और आपको कोई सुनवाई नहीं होगी, कहीं कोई बात नहीं होगी, सरकार उस पर कोई सुनवाई नहीं। बाहर है प्रजातांत्रिक व्यवस्था, बाहर है हमारे अधिकारों को बचाने वाले भारत के प्रधानमंत्री। आपने कानून बना दिया कि 60 दिनों तक आपको अपनी बात करने के लिए, आंदोलन करने के लिए 60 दिन पहले आवेदन देना। अब हम 60 दिन पहले प्रधानमंत्री जी को आवेदन देने जाएंगे कि हमारा सिक्योरिटी, सेफ्टी, हेल्थ, वेजेस की हमारी दिक्कत होगी, तो हम आवेदन देंगे 60 दिन पहले। इसके बाद तो 60 दिन में जब सब ठंडा हो जाएगा तब हम उसके बाद आंदोलन को करेंगे। आपने हमारा राइट टू पुट आवर व्यूज, राइट टू फंडामेंटल राइट आपने इसमें छीनने का प्रयास कर दिया। आंदोलन करना, हमारी बात रखना, एजिटेट करना, ये हमारा मौलिक अधिकार है। प्रधानमंत्री काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछना चाहता हूं कि आपने शपथ नहीं लिया था कि आपने इन्हीं पूरे के पूरे कानूनों को बदल दिया? भारत जा कहां रहा? क्या ये, मैं कह रहा हूं साथियों, आज जागने का समय आ गया। यदि हम लोग एकजुट होकर के नहीं जागे तो आप समझ लीजिए कि सोए हम रह गए तो कोमा में चले जाएंगे। जाग जाने का समय है। ऐसी परिस्थिति इस देश में उत्पन्न हो गई। आज देखिए क्या हो रहा है। 3 कानून बदले गए एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर, किसान, देश के किसान वर्कर हैं, मजदूर हैं, काम करते हैं, उसमें खेतीहर मजदूर हैं। आपने जब लेबर एक्ट बनाया तो उसमें यह लिख दिया कि जो हेल्थ, सेफ्टी, जितने भी सुविधाएं मिलेगी उसमें कृषि मजदूर बाहर रहे। खेतीहर मजदूर को वो फायदा नहीं मिलेगा।
जब पहले एक्ट में था तो आपने इस एक्ट से इसको क्यों निकाला? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप देश की जनता को जवाब दीजिए। आप प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से जवाब मांग रहे थे, अब देश की जनता आपसे जवाब मांग रही है। आप जवाब दे तो सही इस देश को। खेतीहर मजदूरों को फायदा क्यों नहीं मिलेगा जब पहले प्रावधान था? आपने क्यों नहीं? किसान इस देश में 3 कानून आपने ले आए। आप कानून लाए हैं अभी जब कोविड-19 कोरोना पूरे देश पूरे विश्व में फैला हुआ, पूरे विश्व कोरोना से लड़ने से तबाह है, परेशान है, पूरे विश्व में त्राह मची हुई है। उस समय आप इससे लड़ने से बचने के लिए कानून लाने की जगह आपने किसानों के विरुद्ध में कानून ले आए। आप कानून ले आए, आपके मंत्री दिल्ली टीवी पे बोल रहे हैं और आपके कुछ इंडस्ट्रियल मित्र जो है टीवी चैनलों से बोलवाने में लगे हुए हैं दिन रात यही बात कि नहीं तो बड़ा अच्छा कानून है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कौन किसान संगठन ने आपको ये कानून बदलने के लिए कहा? किसके कहने पर आपने बदला? कानून आपने बनाया अभी जून में, तो गौतम अडानी जी ने 5 लाख 6 लाख हेक्टेयर 6 लाख टन अनाज रखने के लिए स्टोरेज गोदाम ये 1 साल पहले कैसे बनाया? क्या गौतम अडानी जी को स्वप्न आया था कि ऐसे देश में कानून बनेगी आज के 1 साल के बाद जिसमें लाखों टन अनाज हमको स्टोर करना पड़ेगा, इसलिए पहले बनाने लगे? कैसे ये बन गया? मुकेश अंबानी जी ने पूरे के पूरे चेन जो डिलीवरी चेन है उसको कैसे खरीद लिया 1 साल पहले? मुझे बताइए भारत में। और यही दोनों आपके मित्र को एक स्वप्न कैसे आया? ये स्वप्न देश के हमारे रामदास साहू जी को क्यों नहीं आया? प्रधानमंत्री जी, हम आपसे जानना चाहते हैं क्यों नहीं आया? ये दो ही मित्रों को क्यों ऐसा आया स्वप्न की 1 साल बाद आप कानून बदलेंगे? आपने कानून क्या बदला? इसेंशियल कमोडिटी एक्ट, यहां मजदूर बैठे हुए, वर्कर्स बैठे हुए, देश की आम जनता बैठी हुई, आप ले आए इसेंशियल कमोडिटीज रिपीलिंग एक्ट। मतलब इसका हुआ अंग्रेजी में जो ये कानून लाया गया, इसका यह मतलब हुआ, असगर अंसारी की बात मत कीजिए, ध्यान से सुनिए जो बात कह रहा हूं। जाकर के अपने माइंस में, अपने कोयला में, अपने गांव में लोगों को बताना होगा इन बातों को कि इसेंशियल कमोडिटीज रिपीलिंग एक्ट मतलब कि जो बहुत जरूरी जान को बचाने वाले जो खाद्य पदार्थ हैं उनको कोई होर्डिंग नहीं करता। अब हमको एक चीज बताइए कि जो व्यक्ति पूरे देश के सारे लोगों को मोबाइल एक बार फ्री में दे करके सारी मोबाइल कंपनियों को बैठा बैठा सकता है, क्या एक बार में सारे अनाज को नहीं खरीद सकता है और अपने 1 लाख टन 1 लाख करोड़ टन अनाज रखने के लिए होर्डिंग नहीं कर सकता है? जब यह एक आम गरीब गांव में आप रोड पर निकलिए, रिक्शा वाला से पूछिए कि जब जमाखोरी बढ़ जाएगी तो क्या सामान का मूल्य नहीं बढ़ेगा, अनाज का मूल्य नहीं बढ़ेगा? ये कौन आम आदमी बता सकता है? बता सकते हैं आप लोग कि नहीं? हाथ उठा के बताइए। जब जमाखोरी बढ़ने से महंगाई बढ़ेगी, क्या आम आदमी जानता है? तो क्या आप और आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं जानते थे पार्लियामेंट में जो एक कानून ले आया कि इसेंशियल कमोडिटीज रिपीलिंग है, जिसके लिए किसान धरने पर है? आपने कह दिया कि देश की कंपनी जो 2-4 कंपनी है, यह जितना भी चावल, दाल, गेहूं, आटा पैदा करो, इसको आप बड़ा बड़ा गोदाम बनाओ, उसमें सारा डाल दो, सारा रख दो और इसके बाद देश के गरीब, मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार को मजबूर करो कि ये 100 रुपए किलो चावल खरीदना है तो खाओ, नहीं तो सूरधाम जाओ। भारत के प्रधानमंत्री जी, या तो 100 रुपए किलो खाना है तो खरीदो
500 रुपए किलो खरीदना है तो खरीदो और नहीं तो सूरधान निकलो। ये तो भारत के सरकार है। आम आदमी को ये टीवी मीडिया में बैठ करके कंपनियां उनको मैनेज करके गुमराह करती। यह कानून जो 3 कानून लाया गया है, एग्रीकल्चर कानून, 3 कानून लाया गया है, लेबर कानून, यह तीनों कानून 3-3, 6 कानून देश की मजबूत बोल्डर के नींव पर बॉम्ब से हमला है। इसको हम इस बात से बताना चाहते हैं। देश की मजबूत बोल्डर से बनाया हुआ नींव पर बॉम्ब से हमला है और ये हमला कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए है। सिर्फ 10, 5, 20 लोगों को, 50, 100 लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए हमला है। आज कौन सी ऐसी कोरोना में आपने यह कानून लाया कि देश के लोग कोरोना से डर से इसका खिलाफत नहीं कर पाएंगे, सड़क पर नहीं निकल पाएंगे और सड़क पर निकलेंगे तो हम उनको पकड़ के जेल में बंद कर देंगे, क्योंकि कोरोना महामारी एक है, उनको हम आंदोलन नहीं कर रहे। इसलिए इस बीच में आपने कानून लिया है। और सबसे बड़ी बात है कि लोग अभी अपने जिंदगी के लिए उलझा हुआ है कि हमें रोटी, हमें कपड़ा मिल जाए, हमें भोजन मिल जाए, हमारे बच्चे पढ़ लें। और वैसे समय पर जो 3 कानून आप लेके आए, ये 3 कानून किसान और खेतीहर मजदूरों को आपने खत्म कर दिया और वो 3 कानून जो पहले लाया उससे आप पूरे के पूरे देश के वर्किंग क्लास को खत्म कर दिया। और एक कृषि कानून जो लेकर के आया, इससे मिडिल क्लास के गर्दन पर आपने इतनी पतली छुरी चला दी कि उसको पता नहीं चला कि उसका सिर ऊपर है, धड़ नीचे है और बीच में कुछ नहीं है, निकल चुका है। मिडिल क्लास फैमिली जब जमाखोरी से बढ़ेगा महंगाई तो उसको याद नहीं रहेगा कि 3 साल पहले, 2-3 साल पहले भारत की सरकार ने बनाया था और आप आएंगे 4 साधु, 2 साधनियां, 2 दाढ़ी बढ़ा हुआ, 2 चुन्नी पकड़ा हुआ लेके आएंगे और उस समय कहेंगे कि देश गुलाम हो गया, देश में सांप्रदायिक बातें आप करेंगे। आप उस समय कहेंगे कि रामजादे यहाँ रहो, हरामजादे पाकिस्तान चले जाओ। लोग भूल जाएंगे कि कोई ऐसा कानून बना था जिसमें एसेंशियल कमोडिटीज रिफिलिंग एक्ट लाया गया था और होर्डिंग करके मेरा अनाज रखा हुआ है। वो धर्मांध होगा, वो अंधा होगा, वो उस आवेश में आएगा, वो कैरिड अवे होगा और आपको वोट मारेगा और आप बैठ जाएंगे। इसी सोच करके आपने 4 साल पहले कानून लिया। क्या देश के ट्रेड यूनियन के लोग, मजदूर क्लास के लोग इन बातों को नहीं जानते? आप ये समझते हैं कि लोग इस बात को नहीं जानेंगे और कोविड में हम बना करके निकल जाएंगे? खबरदार, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस आजादी के पहले से काम कर रही है। देश आजादी के पहले हम तो इन अंग्रेजों से नहीं डरे, इन अंग्रेजों के सामने नहीं झुके। इन कानूनों के लिए हम लोगों ने लड़ाई लड़ी थी और इन कानूनों को खत्म करके आप 1947 के पहले का भारत ले जाने का प्रयास कीजिएगा तो हम सब मजदूर खड़ा होकर के अपना सीना दिखाइए, खड़ा हो जाइए सब लोग, अपना सीना दिखाइए, कहिए कि यदि आपका सीना 56 इंच है तो हमारा सीना 72 इंच है।
हम लोग एकजुट हैं, भारत सरकार पूरा देश एकजुट है। यहाँ जो स्पंदन हो रहा है हवा में, ये हवा का यह स्पंदन किसी रांची जिला का नहीं है। यहाँ जो हवाएं बह रही हैं, जो आत्माएं से निकल रही हैं, पूरे देश के हर भाग के लोग यहाँ बैठे। यहाँ का स्पंदन पूरे देश के हवाओं में, यहाँ जो स्पंदन हो रहा है पूरे देश से हो रहा है। इस बात को जान लेने की जरूरत है कि जो ये कानून बना है लेबर एक्ट, यह सिर्फ किसानों का लड़ाई नहीं, यह सिर्फ मजदूरों का लड़ाई नहीं, उससे भी किसान कानून से ज्यादा और उसी तरह का खतरनाक कानून है मजदूरों का लेबर कानून भी है। क्योंकि इस कानून पे लेकर के लोग एक महीना सड़कों पर नहीं बैठे, इसलिए देश की जनता के आंखों में यह बातें नहीं है। तो ये मजदूर का 3 कानून, 3 कोड जो पार्लियामेंट में लाया है, और किसानों का 3 कानून जो पार्लियामेंट ने लाया है, यह हटाए बिना इनका किसी कीमत पर नहीं मानेगी। यह हम लोग रिजोल्यूशन पास करते हैं, आज उठा करके सब लोग इसको सहमति। जब तक ये कानून नहीं बदलेंगे तब तक किसी कीमत पर हम लोग नहीं मानेंगे। ये कानून को हटाना पड़ेगा। भारत को 2019 तक लाने देना पड़ेगा। 2019 में कानून बना करके भारत को 1947 के पहले भेज दिया गया। भारत को फिर उठा करके 2019 में लाना होगा। इसको कानूनों को एग्जिस्ट कराना होगा ताकि किसानों और मजदूरों के हितों की बात हो सके। जो 19 प्रस्ताव आदरणीय प्रदीप शर्मा जी ने पढ़ा, के तिवारी जी ने जो उन प्रस्तावों को पढ़ने की अनुमति दी, जो उन प्रस्तावों को एम जितेंद्रन जी की चेयरमैनशिप में जो बनाया गया है, कोर कमेटी जिन प्रस्तावों को बनाई, उन प्रस्तावों पर पूर्ण सहमति है। 19 प्रस्तावों पर। और ये ना समझे कोई कि यह एक मामूली सा सभा है कि यहाँ कोई बात होगी और शाम को लोग भूल जाएंगे। जो यहाँ बात हो रही है, रिकॉर्ड बात हो रही है। आपने हमारे देश के बॉर्डर पर बम मारा है, तो हम आपको कहते हैं कि वो बम बॉर्डर पर नहीं जाएगा, वो बॉर्डर और बम हम मजदूरों की छाती पर जाएगा और वो बॉर्डर रोक देंगे। प्रधानमंत्री जी, हम अपने सीने से 72 इंच के सीने से उन बम को रोक लेंगे और भारत की नींव को, भारत की मजबूत बॉर्डर की नींव को बचा लेंगे। ये हम लोग शपथ लेते हैं। मैदान जंग इन तक के इस राष्ट्रीय अधिवेशन, उसको हम लोग किसी कीमत पर बचा लेंगे। आप सब लोग, तीसरी बड़ी बात और अंतिम बात जो मैं कह रहा हूं, इसके बाद सब लोग हम लोग भोजन करेंगे। जो आयोजक है भाई, भोजन का बंदोबस्त कराइए। सवेरे से कोई नाश्ता भी किया होगा कि नहीं किया होगा। तीसरी बड़ी बात, हम लोगों ने 70 वर्षों में बैंक नेशनलाइज किया। हमने 70 वर्षों में, उसके भी यूनियन के लोग हमारे साथ, बैंक यूनियन के लोग, हमने रेलवे को नेशनलाइज किया। हमने कई कोयला कंपनियों को नेशनलाइज किया। कितने पब्लिक सेक्टर हैं, ऑयल कंपनियां हैं, उसको नेशनलाइज किया। इन नेशनलाइज कंपनियों को हम पूछते हैं कि भारत सरकार को बेचने की क्या जरूरत है। आज देखिए, बैंक 2, 3, 4, 5 बैंक को एक में मर्ज किया जा रहा है। जो बैंक बैंकरप्ट हो रहे हैं, जो इनके साथ ही बैंक का पैसे लेके विदेश में चले जा रहे हैं, उन बातें बाहर ना निकले, इसको दिखाने के लिए बैंकों को मर्ज कर दिया जा रहा है। इनकी आर्थिक स्थिति गड़बड़ा रही है, क्योंकि इन्होंने जो मंत्री बनाए हैं, ये मंत्री इस तरह देख करके बनाए हैं कि कौन मंत्री बढ़िया
जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय उन्माद अपने छात्रों से पैदा कर सकता। इन्होंने उनकी गुणवत्ता नहीं देखी और नहीं देखने के कारण इनकी आर्थिक स्थिति डमाडोल हो। अब देश को इन आर्थिक स्थिति से बचाने के लिए इनको बेचने पड़ रहे हैं, रेलवे बेचने पड़ रहे हैं, कोयला कंपनियां बेचनी पड़ रही हैं, इनको वायु कंपनियां बेचनी पड़ रही हैं, ये बेच रहे हैं। और इसको बेचने से जो हमारी प्रॉपर्टी है, जो हमारी पुश्तैनी जमीन है, वह जमीन बेची जा रही है, जो पूर्वजों द्वारा लाई गई सारी की सारी संपत्ति है, बनाई गई संपत्ति है, वह संपत्ति जा रही है। तो इस निजीकरण, जो इस सरकार ने निजीकरण किया है, इस निजीकरण का भी हम लोग घोर विरोध करते हैं, हाथ उठा करके इसका भी आप लोग समर्थन। ये बेचने वाला करण, ये निजीकरण नहीं, ये बेचने का करण, व्यापारीकरण, इसका हम लोग घोर विरोध करते हैं। और इन 17-19 प्रस्तावों के साथ इन तीनों प्रस्तावों को प्रमुखता से लेते हुए इन तक आज के अधिवेशन में इसको प्रमुखता से रखती है। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं।